हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बी अवेयर। मेरा नाम है सामर्थ विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज इंडियन पॉलिटी पे, जो कि पूरी तरह से बेस्ड है एम लक्ष्मीकांत, जो हमारे 6th एडिशन की नई बुक आई है उस पर। तो ये हमारा थर्ड वीडियो है इस एडिशन का। एंड आप जानते होंगे हमारा सेकंड वीडियो, अगर आपने देखा होगा, जो कि आप देखिए, डेफिनेटली देखिए। सेकंड वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था द कंपनी रूल विच स्टार्टेड इन 1773 with the Regulation Act of 1773 and ended at Charter Act of 1853। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट हमने पढ़ा था वीडियो 2 में, उसमें आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो रूल है उसको एक्सटेंड किया गया था, लेकिन एक अनसर्टेन टाइम के लिए एक्सटेंड किया गया था। बाकी चार्टर एक्ट की तरह उसे 20 ईयर्स का एक्सटेंशन नहीं मिला था। दैट मीन्स हमारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से गवर्निंग बॉडी बन गई थी, एक पॉलिटिकल फंक्शनिंग वाली बॉडी बन गई थी। एंड उसकी वो पॉलिटिकल फंक्शनिंग कितने और सालों तक कंटिन्यू रहेगी, उसका कोई फिक्स्ड टाइम ड्यूरेशन उसमें स्पेसिफाइड नहीं था। ऐसा क्यों? क्योंकि उस दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन को यह अंदाजा लग गया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरह से काम कर रही है, तो जो इंडिया के जो लोग हैं कभी भी रिवोल्ट कर सकते हैं। रिवोल्टिंग नेचर जो है इंडियन सिटीजन्स का और इंडियन प्रोविंसेस का बढ़ता चला जा रहा है। तो इसके इसी कारण से कभी भी ऐसा समय आ सकता है जब हमें पूरा पूरा टेक ओवर करना पड़ जाए इंडिया के ऊपर। किसको टेक ओवर करना पड़ जाए? ब्रिटिश क्राउन को टेक ओवर करना पड़ जाए। कभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्या किया गया, उस चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कोई भी समय टाइम ड्यूरेशन, जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए वो चार्टर बनाया गया है ब्रिटिश रूल के लिए, वो चार्टर का टाइम ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं किया गया। ठीक है। इसके बाद हम देखते देखते हैं कि 1857 में, आप सब जानते हैं 1857 में फर्स्ट रिवोल्ट फॉर इंडिपेंडेंस हुआ था। इसका जो ट्रिगर था वो क्या था? सेपॉय म्यूटिनी। कई सारे जो हमारे इंडियन सोल्जर्स हुआ करते थे उनके लिए नई तरह की गन्स लाई गई, नई तरह की गन्स जिसमें जो कार्ट्रिज होता था, कार्ट्रिज मीन्स जो गन में बुलेट लोड करने के पहले उस कार्ट्रिज को दांत से काटना पड़ता था और उसके बाद वो बुलेट लोड होती थी। लेकिन दिक्कत क्या थी कि इस तरह की अफवाहें उस समय फैल गई, जो कि एक्चुअली करेक्ट थी। लोगों को ये बात पता चली कि जो कार्ट्रिज है उस पे सुअर का मांस या सुअर का फैट लगा हुआ है। जो सुअर है उनका फैट से वो उसका जो कार्ट्रिज है वो बना हुआ है। तो उससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा जो हमारे मुस्लिम्स थे, जो कि एक्चुअली सुअर को बहुत ज़्यादा बुरा मानते हैं, और जो हमारे इंडियंस थे जो नॉनवेज बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते, इंडियन कम्युनिटी थी, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई इस बात से। तो इंडियन सोल्जर कम्युनिटी क्या हुई, बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हो गई, और इसके कारण हमारे सेपॉय म्यूटिनी हमें देखने को मिलती है 1857 में। और सेपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन ये डिसाइड करता है कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर रूल कर रही है उस रूल को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाता है। एंड वो किसी तरह की कमर्शियल बॉडी तो थी नहीं, सिर्फ गवर्निंग बॉडी थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से यहाँ डिसॉल्व हो जाती है और ब्रिटिश क्राउन और ब्रिटिश पार्लियामेंट मिलके एक नया रूल चालू करते हैं इस एक्ट के थ्रू, जो कि 1858 में आया था। जिस एक्ट का नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो इस एक्ट का जो मेन मुद्दा है, उस एक्ट को अगर समझना है, इसके फीचर्स को समझना है, इसका सिर्फ एक ही मुद्दा है कि जो हेड है, दैट मीन्स जो हमारा रूलर है कंट्री में, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, उस वो इनडायरेक्ट रूल है किसका? इनडायरेक्ट रूल किसका है? ब्रिटिश क्राउन का। ब्रिटिश क्राउन के लिए कंपनी रूल कर रही है। तो कंपनी तो हट चुकी है, वो पूरा का पूरा जो रूल ट्रांसफर होना है कौन से लेवल पे? नेशनल लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे जो रूल ट्रांसफर होना है वो कहाँ होना है? ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर होना है। तो यही हमारा पूरे एक्ट में आप देखोगे, यही हमारा मेन मुद्दा बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है, उसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसे अबॉलिश कर दिया जाता है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो रैंक था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का जो रैंक था, जो उस समय लॉर्ड कैनिंग के पास था, उसे वो डिसॉल्व करके एक नया रैंक इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि वायसरॉय है। वायसरॉय ऑफ इंडिया क्या है? डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा किसको? किसको रिपोर्ट करेगा? ब्रिटिश क्राउन को। और ब्रिटिश क्राउन ही अब क्या हो जाता है? अल्टीमेट सोवरेनिटी उसकी होती है और डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन चालू हो जाता है। तो वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या है? एक रिप्रेजेंटेटिव है ब्रिटिश क्राउन का। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो डेजिग्नेशन है वो डिसॉल्व हो गई है और वाइसरॉय की नई पोस्ट क्रिएट हुई है। और जो लास्ट गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग है।
और साथ ही साथ फर्स्ट जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन कहलाएंगे, लॉर्ड कैनिंग कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, ये देख लीजिए पॉइंट मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो सेकंड जो हमारा फीचर है इस एक्ट का वो क्या है, एंड ऑफ डबल गवर्नमेंट। तो डबल, इससे पहले हमने देखा था कि दो बॉडीज थी, दो कैबिनेट्स थी जो देख रही थी कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क कर रही है। तो अगर देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो था और हमारा जो लेजिस्लेटिव फंक्शन था वो दो अलग अलग बॉडीज के हाथ में था। तो अगर हम देखें तो उसमें दो बॉडीज हमने पढ़ी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का वर्क इंडिविजुअली क्या था, आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो उन दोनों बॉडीज को क्या कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। किस एक्ट के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 के अंतर्गत। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट फीचर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 का ये हो जाता है कि हमारे इंडियन गवर्नेंस के लिए एक नया ऑफिस क्रिएट होता है विद अ न्यू गवर्निंग बॉडी। इस ऑफिस का जो काम होता है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर का होता है। तो ये ऑफिस क्या होता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होते जो पोस्ट बनाई गई थी वो क्या होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है। क्या है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर है, जो कि किसका रिप्रेजेंटेटिव है, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव है। और किसको रिपोर्ट करने वाला है, ये ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करने वाला है। तो ये हमारा न्यू ऑफिस है जो क्रिएट होता है एक जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है उसके अंडर। तो इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है न्यू गवर्निंग बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। इनको कंसल्ट करने के लिए, इनको एडवाइस करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाती है। 15 मेंबर की क्या काउंसिल बनाई गई है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। तो कुल मिला के ये जो बॉटम लाइन है इस पूरे एक्ट की वो क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट इज टू बी कंट्रोल्ड इन इंग्लैंड। तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है इंडिया का वो कहाँ होना चाहिए, इंग्लैंड से होना चाहिए। इसलिए इंग्लैंड का एक रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया गया है सेक्रेटरी बनाकर। और साथ ही साथ में जो हमारी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे जो कि एडमिनिस्टर उस समय कर रहे थे 1857 के समय, तो उनको वाइसरॉय बना दिया गया। और वाइसरॉय हमारे क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके, ब्रिटिश क्राउन के। तो हमारी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी काफ़ी ज़्यादा नहीं बन जाती है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए कि ग्राउंड लेवल पे जो वर्क चल रहा है इन ब्रिटिशर्स का जो रूल चल रहा है वो ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं है इस एक्ट के अंतर्गत। सो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1858 का, तो उसमें उसकी जो मेन फीचर होती है वो जो रूल है उसको, कंट्रोल है उसको ट्रांसफर करना होता है। लेकिन ब्रिटिशर्स ये सोचते हैं, ब्रिटिश क्राउन ये सोचता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ये सोचती है कि अब अगर इंडिया को गवर्न करना है तो इंडिया के लोगों के नज़र में थोड़ा अच्छा बनना ज़रूरी है। अच्छा बनना मतलब क्या, कि अगर इंडिया के लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि हमारी गवर्नेंस के अंडर उनका कुछ अच्छा होने वाला है, दैट मीन्स उनके लिए फ्रूटफुल है, ब्रिटिशर्स की गवर्नेंस उनके ऊपर जो हो रही है अगर वो उनको उनके लिए फ्रूटफुल दिखाई नहीं देती है तो जो ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा दिन तक इंडिया पर रूल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जैसे ही हमारे 1858 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, जिसे उन लोगों ने एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया भी कहा है। क्यों, क्योंकि वो अब चाहते हैं, वो ये बताना चाहते हैं कि अब इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो एक अच्छे हाथों में आ गई है। तो इसके लिए जो पहला कदम वो उठाते हैं जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, गवर्नमेंट, ये हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वही एक कदम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861। तो इसके फीचर्स को ध्यान से देखिएगा, कैसे वो धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन क्या चाहता है कि इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे एक्सेप्ट होना शुरू हो जाए। तो सबसे पहला जो सिंपल स्टेप उनके दिमाग में आता है कि ब्रिटिश कैबिनेट में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो वर्किंग है उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन शुरू हो जाए। अगर इंडियंस का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में अगर शुरू हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगा, इंडिया के लोग सोचेंगे कि हाँ हमारे ब्रिटिश का गवर्नमेंट में काफ़ी चेंजेस आए हैं, अब उनके हिसाब से भी, दैट मीन्स उनके लिए जो बेहतर है वही जो न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो करने वाली है, जो कि लोगों के लिए बेहतर है। तो उसका सबसे पहला स्टेप सिंपल उन्होंने क्या उठाया, इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स चला रहे थे, उन्होंने पहला स्टेप ये उठाया कि इंडियन पार्टिसिपेशन धीरे धीरे बनाना शुरू किया। लेकिन इस इंडियन पार्टिसिपेशन को ध्यान से देखिएगा, ये इंडियन पार्टिसिपेशन केवल नाम मात्र का है, इसका कोई भी उपयोग नहीं है, बिल्कुल भी रिजल्टिंग नहीं है ये इंडियन पार्टिसिपेशन। क्यों, देखेंगे हम आगे। देखिए, पहला हम देखेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर क्या बॉडी होती है, अच्छा याद करिए, लेजिस्लेचर मैंने क्या बताया था, लेजिस्लेचर बॉडी किसी भी गवर्नमेंट में लॉज बनाने का काम करती है। ठीक है, लॉज बनाने का काम करती है।
तो अब इसमें इंडियन पार्टिसिपेशन नेक्स्ट पॉइंट में पढ़िए। वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड 3 इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब नॉन ऑफिशियल 3 मेंबर आपने क्या कर लिए, लेजिस्लेचर में जोड़ लिए, जिनका कोई भी कंट्रोल लेजिस्लेचर पे नहीं है। वो सिर्फ एक 3 मेंबर तौर पर जोड़ लिए गए हैं, जिनको हर चीज की जानकारी होगी, हर चीज में उनको इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन उनके पास कोई भी पावर्स नहीं है। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, मतलब उनकी वोटिंग, उनका जो से है बिल्कुल भी काउंट नहीं होता है। लॉर्ड कैनिंग ने 3 रिप्रेजेंटेटिव्स अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल इंडियन ऐड कर दिए। तो उन 3 मेंबर्स के नाम आप देख लीजिए। जो 3 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स पहली बार लॉर्ड कैनिंग ने वायसरॉय के तौर पे ऐड करवाए थे, वो 3 थे राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर राव। ये 3 नाम बिल्कुल याद रख लीजिए। महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव एंड महाराजा ऑफ बनारस, ये पहले 3 मेंबर थे जिनको क्या हुआ था, ब्रिटिश गवर्नमेंट में एक एंट्री, नॉन ऑफिशियली भले, लेकिन लेजिस्लेचर जो बॉडी थी उसमें एंट्री इनकी सबसे पहले हुई थी। ये 3 लोग थे जिनको सबसे पहले ऐड किया गया था किस गवर्नमेंट में, ब्रिटिशर्स के द्वारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाई जा रही थी उसमें। ठीक है, अब देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब क्या, पहले आप याद करिए कि आज पहले क्या 1773 में क्या शुरू हुआ था, एक दौर शुरू हुआ था जिसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसे एक अल्टीमेट पावर दे दी गई थी, और बाकी जो थे उसके सबॉर्डिनेट्स बना दिए गए थे। मतलब एक आदमी के पावर का पास क्या हो जाती है, पावर काफी बढ़ जाती है ना। इसे हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। तो मैंने आपको बताया था कि 18 चार्टर एक्ट ऑफ 1833 आखिरी एक्ट था जिसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को इंक्रीज किया गया था, मतलब एक स्टेप आगे ले जाया गया था। और उस एक्ट के बाद अगर हम देखेंगे अभी हमारी गुड गवर्नेंस जो आई है, तथा कथित गुड गवर्नेंस जो हमारी कंट्री में आई है नई, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो डायरेक्टली चलाई जा रही है, वायसरॉय इसको वर्क कर रहे हैं, उसमें डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर देखने को मिलता है। दैट मीन्स जो लोकल बॉडीज हैं उनके पास काफी ज्यादा लेजिस्लेटिव पावर्स वगैरह ट्रांसफर। तो जो फर्स्ट स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का, वो क्या क्या था कि जो पुरानी प्रोविंसेस थे मद्रास और बॉम्बे के, जिनकी जिनके जिनकी लेजिस्लेटिव पावर्स किसके पास आ गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। तो जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वहां वापस उनको जो प्रोविंसेस है उनको दे दी जाती, कि प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उनकी खुद की उनके पास होंगी। उसी के साथ साथ आप स्लाइड में देखते चलिए कि नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनना शुरू हो जाती हैं कई सारे प्रोविंसेस के लिए। तो हम क्या देखेंगे कि बंगाल की नई प्रोविंस, बंगाल की नई लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है 1862 में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस क्या है, इंडिया का आज पार्ट नहीं है, जो पाकिस्तान वाला पार्ट है, काबुल तक जाता है। वहां पर क्या था, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, पुरानी मूवीज, जो सारागढ़ी का युद्ध हुआ था, केसरी मूवी आई थी, तो उसमें वो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो वो सारा जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस था उसके लिए एक अलग लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी 1886 में। पंजाब के लिए बनाई गई थी 1897 में। इसके साथ साथ लॉर्ड कैनिंग ने गवर्नेंस को बेटर बनाने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेंचमार्क डिसीजन लिया था, पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस करके। आज आप जानते हैं आज के जो हमारी कैबिनेट है, कैबिनेट में सबके पास क्या होता है, अपने अपने पोर्टफोलियो होता है। पोर्टफोलियो का मतलब बेसिक अगर देखें तो एक मिनिस्टर ऐसा होता है जो पूरा हेल्थ का ध्यान रखता है। डिफेंस के लिए एक अलग मिनिस्टर होता है, मतलब एक मिनिस्टर होता है जिसके हाथ में एक से ज्यादा पोर्टफोलियो भी हो सकते हैं, एक पोर्टफोलियो भी हो सकता है। तो जितना भी फाइनेंस होता है वो किसी एक के हाथ में ही होता है, जितना भी एक्सटर्नल अफेयर होता है वो किसी एक के हाथ में होता है। तो मतलब पोर्टफोलियोज कितने भी हो सकते थे, लेकिन उस समय पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मतलब ये था कि काउंसिल मेंबर, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर है जो कैबिनेट है, उसमें जो काउंसिल है, काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको हर किसी को एक पोर्टफोलियो दिया गया है। तो उस पोर्टफोलियो का जो फाइनल डिसीजन होगा वही मेंबर दे पाएगा। दैट मीन्स जो फाइनल डिसीजन होता था, पूरी काउंसिल डिस्कस कर लेगी, लॉ बनाने हैं, क्या बनाने, कैसे बनाने, लेकिन जो फाइनल डिसीजन लेना है, जिसके हाथ में वो पोर्टफोलियो है, वही आपका लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन ले पाएगा। तो ये पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड कैनिंग्स के द्वारा 1859 में, एक साल बाद, तुरंत एक साल बाद जब ये एक्ट पास हुआ था। कौन सा, 1858 वाला गुड गवर्नेंस एक्ट ऑफ फॉर इंडिया। तो उसके एक साल बाद ही ये पोर्टफोलियो लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके का ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उसके साथ ही इमरजेंसी के क्लॉजेस इंट्रोड्यूस किए गए कि अगर किसी तरह की इमरजेंसी आ जाती है तो जो पावर्स होंगी अल्टीमेटली किसके पास ट्रांसफर हो जाएंगी, वायसरॉय के पास ट्रांसफर हो जाएंगी। मतलब इन द स्टेट ऑफ इमरजेंसी
अगर जो वायसरॉय हैं, वायसरॉय जो भी डिसीजन ले लेते हैं तो वो डिसीजन फाइनल होगा। उस समय इमरजेंसी के वक्त, अगर इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है तो उस वक्त वायसरॉय का डिसीजन क्या हो जाएगा, अल्टीमेट फाइनल होगा। काउंसिल के डिसीजन को वो ओवरराइड कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम देखते हैं कुछ और एक्ट्स जो हमारे इसके 1861 के बाद पास हुए थे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा पिछला एक्ट था, एक्ट ऑफ 1861, तो उसमें इमरजेंसी में जो भी हमारे वाइसरॉय थे वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते थे। अगर वो ऑर्डिनेंस इमरजेंसी के वक्त आपकी काउंसिल को पसंद नहीं है और उसके साथ वो सिचुएशन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो ऑर्डिनेंस वो पास कर सकते थे अगर इमरजेंसी चल रही है। तो आइए हम नेक्स्ट एक्ट देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। अब इसमें देखिएगा धीरे धीरे गवर्नेंस को और ज़्यादा इंडियंस के लिए स्मूथ बनाया जा रहा है, इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इंडियंस को किसी भी तरह की पावर नहीं दी जा रही जिससे कि क्या हो, इंडियंस डोमिनेट ना करने लगे और किसी भी तरह की वर्किंग में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस ना डाल सके। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन काउंसिल्स। तो किस तरह की काउंसिल की बात हो रही है, प्रोविंशियल काउंसिल, मतलब जो छोटे छोटे रजवाड़े हैं वहाँ भी काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है जो कानून बनाती है। तो उन काउंसिल्स में भी क्या है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो काउंट है वो बढ़ा दी जाती है, और सेंट्रल काउंसिल काउंसिल में भी क्या हो जाती है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी काउंट बढ़ा दी जाती है। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है हमें ये समझना होगा कि इन काउंसिल मेंबर्स का क्या है, इलेक्शन किस तरह से किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। अच्छा, इसके पहले ये देख लिया जाए कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसकी जो ऑफिशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है विद ऑब्वियस रीजंस, उनकी पावर थोड़ी बढ़ा दी जाती है। अब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, देखिए लेजिस्लेटिव काउंसिल में ही कुछ मेंबर्स हैं जिनको एग्जीक्यूटिव बनाया गया है, दैट मीन्स उनको पोर्टफोलियो देके एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट दी गई है। तो हमारी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है अब वो बजट डिस्कस कर सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव के साथ कि आपके प्रोफाइल का, पोर्टफोलियो का बजट कितना है, उसके बारे में डिस्कशन कर सकती है, और साथ ही में किसी भी तरह के क्वेश्चंस वो रेज कर सकती है, किस पर, एग्जीक्यूटिव के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन रेज कर सकती है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आइए चलिए देख लेते हैं इलेक्शन की क्या प्रोसेस बताई गई थी इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। देखिए नॉमिनेशंस ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, यहाँ पर केवल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की बात हो रही, क्योंकि वो इंडियंस की बारे में बात करेंगे, तो इसमें देख लेते हैं कि इंडियंस का सिलेक्शन किस तरह से हो रहा है। तो इंडियन के सिलेक्शन हम देखेंगे कौन कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, किसके रिकमेंडेशन में कर रहा है। फाइनल जो पॉइंट है वो इसके नेक्स्ट स्लाइड पे है, उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसमें दो कीवर्ड्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको कभी मत भूलिएगा इस इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। तो पहला पॉइंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय वाइसरॉय ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो दैट मीन्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, दैट मीन्स जो रूल बनाने वाले सेंट्रल लेवल पर लोग हैं, जो कमिटी है, जो काउंसिल है, उसका जो मेंबर है वो कौन रिकमेंड करेगा, उसके नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को कौन रिकमेंड करेगा, वाइसरॉय उसको दैट मीन्स से इलेक्ट करेगा, वाइसरॉय इलेक्ट करेगा रिकमेंडेशन पे किसकी, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब जो जैसे कि लोकल लेवल पे काउंसिल्स है, लोकल लेवल पे काउंसिल है, जैसे प्रोविंस ऑफ मद्रास है, प्रोविंस ऑफ हमारी बॉम्बे है, पटियाला है, पंजाब है, तो उनकी जो प्रोविंसेस हैं वहां से भी रिकमेंडेशन आ सकती है लोगों की कि इनको आप सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐसा नॉन ऑफिशियल मेंबर ले लीजिए, या फिर चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो ये दो जगह थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लोकल लेवल पे है, प्रोविंशियल लेवल पे है, और साथ ही में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रेकमेंड कर सकते हैं, और इनकी रिकमेंडेशन के बेसिस पर वाइसरॉय इलेक्ट करता है नॉन ऑफिशियल मेंबर, किस चीज में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अब प्रोविंसेस में अपनी छोटी छोटी प्रोविंसेस हैं तो जिनके ऊपर गवर्नमेंट चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट चल रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चल रही है, तो उन लोकल लेवल प्रोविंशियल का लेजिस्लेटिव काउंसिल में गवर्नर इलेक्ट कर सकता है, गवर्नर इलेक्ट कर सकता है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, किसके रिकमेंडेशन पे, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार एंड चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ लॉ, इस तरह के चैम्बर्स होते थे। तो इनके रिकमेंडेशन पे जो लोकल लेवल, प्रोविंशियल लेवल पे जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो गवर्नर इलेक्ट कर सकता था इन सबके रिकमेंडेशंस पे। तो इससे होल एंड सोल अगर एक बात हम देखें, तो ये जो एक्ट है, इसका जो एक्ट ने इलेक्शन का जो प्रोविजन दिया है, इट इज एक्ट मेड अ लिमिटेड एंड डायरेक्ट प्रोविजन फॉर द इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट कैसे हो जाता है, डायरेक्ट ऐसे हो जाता है कि सीधा जो गवर्नर है उसे इलेक्ट कर लेता है, ठीक है। और लिमिटेड कैसे हो जाता है कि उस इलेक्शन में ज्यादा लोगों का हाथ नहीं है, दैट मीन्स उस इलेक्शन का जो डिसीजन, वो इलेक्शन का जो डिसीजन लिया गया है वो लिमिटेड लोगों के हाथ में है। जैसे अभी देखा जाए तो वायसरॉय है, लिमिटेड है, वायसरॉय, वायसरॉय ही इलेक्ट कर पाएगा, कहाँ किस लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, किसी भी प्रोविंशियल लेवल पे गवर्नर ही इलेक्ट कर पाएगा। तो ये डायरेक्ट, ये लिमिटेड का मतलब हो जाता है, और डायरेक्ट का मतलब क्या हो जाता है, सीधा सीधा डायरेक्टली आपका इलेक्शन हो जाता है, किसी भी तरह का कोई इनडायरेक्ट वे नहीं है कि मतलब
किसी बहुत बड़ी इलेक्शन करवाई गई, बहुत ज़्यादा वोटिंग ली गई, तो इस तरह का इनडायरेक्ट वे इसको यूज़ नहीं किया गया है। डायरेक्ट वे है। एंड लिमिटेड का मतलब क्या है, एक पर्सन के हाथ में ही पावर है इलेक्ट करने का। ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल मेंबर लिमिटेड एंड डायरेक्ट वे में इलेक्ट हो गए। तो आइए चलिए देख लेते हैं कुछ आगे के और भी एक्ट्स। तो फ्रेंड्स, जो हमारा अगला एक्ट है उसको देखने के पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो लास्ट एक्ट था, जो अभी हम एक्ट पढ़ रहे थे 1992 का इंडियन काउंसिल्स एक्ट, तो उसमें इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं हुआ था, इलेक्शन वर्ड का यूज नहीं हुआ था। और वहां पर एक फ्रेज हुआ था, नॉमिनेशन मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। तो ये फ्रेज यूज हुआ था क्योंकि एक इलेक्शन तो है नहीं, कोई वोट तो डाल नहीं रहा है, तो ये रिकमेंडेशन बेसिस पे काम चल रहा है, तो इलेक्शन वर्ड यूज नहीं हुआ था। इलेक्शन हम बता रहे कि इलेक्ट कैसे हुए, कैसे चुना गया, ये हम बोल रहे हैं। इलेक्शन वर्ड वहां पर जो कि एक्चुअल एक्ट है उसमें यूज नहीं हुआ था। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे जो एक्ट है तो है ये, हम इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 देख लेते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर तो इसके नेमिंग के ऊपर ही हो जाता है। इसे मॉर्ली मिंटो एक्ट भी, रिफॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि ये रिफॉर्म किसने लाया था, उस समय के जो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और उस समय जो वाइसरॉय थे, उन्हीं के दोनों के नाम यहाँ यूज हुए हैं। लॉर्ड मॉर्ले उस समय क्या थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और जो हमारे लॉर्ड मिंटो थे वो क्या थे, उस समय के वाइसरॉय थे। इन दोनों ने ही मिलकर ये क्या था, रिफॉर्म बनाया था, तो इसलिए इनका नाम, इस रिफॉर्म का नाम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म रखा गया है। तो सबसे पहले रिफॉर्म में अगर देखेंगे तो यहाँ पर साइज ऑफ काउंसिल जो है, कौन से लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे, दोनों में ही साइज क्या है काउंसिल का बढ़ा दिया गया है। जो सेंट्रल लेवल पे काउंसिल है उसका साइज 16 से लेके 60 तक बढ़ा दिया गया है। और जो भी प्रोविंशियल लेवल पे जो काउंसिल है उसका हर जगह थोड़ा थोड़ा बढ़ाया, सब जगह पर है, लेकिन हर जगह डिफरेंट डिफरेंट साइज से बढ़ाया गया है। और हर प्रोविंस में जो काउंसिल का साइज है वो डिफरेंट है, डिफरेंट वे में बढ़ा है, डिफरेंट साइज में बढ़ा है, और हर प्रोविंस में क्या है, काउंसिल का साइज डिफरेंट है। तो ऑफिशियल मेजोरिटी सेंट्रल काउंसिल में किसकी है, ऑफिशियल मेंबर्स की है। तो मतलब अगर देखें सेंट्रल काउंसिल में ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी है। लेकिन अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें, अगर हम प्रोविंशियल लेवल पे देखें, किसी स्टेट मतलब लोकल लेवल पे देखें कि प्रोविंस ऑफ मद्रास, प्रोविंस ऑफ बॉम्बे, इन जगहों पर अगर देखें तो नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। सेंट्रल लेवल पे ऑफिशियल मेजोरिटी, ऑफिशियल मेंबर्स की मेजोरिटी होनी चाहिए, नॉन ऑफिशियल मेंबर की मेजोरिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन लोकल लेवल पर नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी हो सकती है। लोकल लेवल पर नॉन ऑफिशियल मेंबर क्या हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं ऑफिशियल मेंबर्स से। तो इससे अब इसके बाद इस एक्ट में एक इंपॉर्टेंट फंक्शन और भी आ जाता है कि जो हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं, काउंसिल मेंबर हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे मेंबर्स हैं, तो देखिए दो हैं। एग्जीक्यूटिव जो क्या है, मेन मेन काम कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव, किसी तरह का पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं एग्जीक्यूटिव, तो उनके काम करने के तरीके पे डेलिबरेटिव क्या कर सकते हैं, जो सोचे समझे जाने वाले काम है वो ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या कर सकते हैं, जो काउंसिल मेंबर्स हैं वो किसी भी तरह की बजट पे क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, वो किसी भी तरह की क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं, बजट के बारे में पूछ सकते हैं, और इस तरह के उनके क्या है, काम काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अब इस काउंसिल में अगर हम देखें, लॉर्ड वायसरॉय, लॉर्ड मिंटो की जो काउंसिल थी, पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार इंडियन गवर्नेंस जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, उसमें पहली दफा ऐसा हो रहा था कि एग्जीक्यूटिव मेंबर, मतलब रूल जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, एक पोर्टफोलियो का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखने वाला जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है, सबसे हाईएस्ट रैंक, मतलब हमारे यहाँ का अगर समझ लीजिए मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूटिव मेंबर हो जाएगा। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस क्या हो जाएगा, हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर बन जाएगा। मतलब देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारी पोस्ट है वो किसी इंडियन के हाथ में आती है। और वो कौन होते हैं, नेक्स्ट देख लीजिएगा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिसे कि जिन्हें लॉ मेंबर का एग्जीक्यूटिव, मतलब लॉ मेंबर बनते हैं वो वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। तो पहले इंडियन है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जिनको लॉ मेंबर के तौर पर वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मेंबरशिप मिलती है। तो इसके साथ हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर नेक्स्ट वाला आ जाता है, जिसमें कि हमारे कम्युनल इलेक्टोरेट चालू हो जाता है इंडियन गवर्नमेंट। दैट मीन्स जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे हो जाए या तो सेंट्रल लेवल पे हो जाए, तो जितने भी अगर लोकल लेवल की अगर बात करें, किसी जितने भी हमारे काउंसिल मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट करने के लिए कम्युनल इलेक्टोरेट स्टैब्लिश की जाती है। इसका मतलब यह है कि अगर एक हिंदू हिंदू रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही तो केवल हिंदू ही वोट कर पाएंगे। अगर एक मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही तो क्या होगा, मुस्लिम ही क्या हो जाएगा, उसे इलेक्ट कर पाएंगे। किसी बॉडी ऑफ कॉमर्स, पर्टिकुलर एक बॉडी ऑफ कॉमर्स है, उसमें एक मेंबर का इलेक्शन होना है,
तो केवल उस कॉमर्स की बॉडी जो है उसके जो मेंबर है वही उसको क्या कर पाएंगे, वो वोट कर पाएंगे। यूनिवर्सिटीज की बात हो रही तो यूनिवर्सिटी से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाने वाला है तो उसके यूनिवर्सिटी के अंदर ही उसको क्या करना कर पाएंगे, लोग वोट कर पाएंगे। तो जो जिस तरह का रिप्रेजेंटेटिव होगा, जिस क्लास से रिप्रेजेंटेटिव बिलोंग कर रहा होगा, उसी क्लास के लोग उसे वोट दे सकते हैं। तो इसे कहेंगे कम्युनल इलेक्टोरेट, जो कि डिवाइड एंड रूल का एक क्या था, एक स्टेप था जिससे डिवाइड एंड रूल को स्टैब्लिश किया गया इंडिया के अंदर। तो इससे क्या होगा कि जो मुस्लिम है और हिंदू है उनमें क्या भावना आ जाएगी, मुस्लिम अलग है और हिंदू अलग है। तो ये डिवाइड करने की जो भावना है इस काफी ज्यादा कम्युनल इलेक्टोरेट में दिखाई देती है। इसलिए लॉर्ड मिंटो को जो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इलेक्टोरेट कहा जाता है। इसमें देखिए फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को स्लाइड में लिखा हुआ है। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं, इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो जो भी हमारे जिस भी तरह का अगर किसी भी तरह का डाउट आपके मन में आता है हमारे इस वीडियो को देखने के बाद, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। उसे जितने भी हमारे पास कमेंट्स आएंगे मैं ट्राई करता हूँ कि हम सारे कमेंट्स का जवाब क्लियरली दे पाए। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या है। आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, काफ़ी लेंदी एक्ट्स हैं, तीनों के तीनों एक्ट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी हैं। तो इसलिए इनके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, नहीं तो मैं पहले सोच रहा था कि क्राउन जो रूल है उसको पूरा एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1935 एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 को हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें कवर करेंगे। साथ ही में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, पूरी जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्लियर हो गई हो, तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल जो वीडियो है उसको लाइक ज़रूर करें। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि इंडियन पॉलिटी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनको हमारा चैनल ज़रूर रिकमेंड करें, वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और आगे भी इसी तरह के जो हमारा पूरा सीरीज़ आने वाला है इंडियन पॉलिटी का, उसको देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो आज के लिए बस इतना ही।